हेलो स्टूडेंट, सेट्स थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 7। पार्ट 6 में आप लोगों ने पार्ट 5 में डेफिनेशन सीखी थी और पार्ट 6 में आप उनके एग्जाम्पल सीख रहे थे। आपको ये बताना था कि कौन सा सेट परिमित समुच्चय है, कौन सा सेट फाइनाइट है या कौन सा अपरिमित है अर्थात इनफाइनाइट है। एक छोटा सा क्वेश्चन, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के आपका आगे पढ़ाई करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलो, हमने आपको 4 सेट दिए हैं। स्टेट which of the following sets are finite and which are infinite। आपको ये बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। स्टेट which of the following sets are finite and which are, आपको ये बताना है कि ये आपको जो 4 सेट दिए गए हैं इनमें से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की हम आपको डेफिनेशन ही बता चुके हैं और पिछले पार्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। फाइनाइट ऐसे सेट्स जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, काउंटेबल हों, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। और इनफाइनाइट ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को हम काउंट ना कर सकें। ठीक, यहां देखिए, आपको ये बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। आप बताइए कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। परिमेय नहीं, परिमित। फाइनाइट परिमित, इनफाइनाइट अपरिमित। देखिए, बताइए घर ए में कौन रहता। घर ए में एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जेड। घर ए में जेड रहते। जेड का मतलब कहलाया इंटीजर्स रहते। इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। उसने कहा इसके हल जो इंटीजर्स हैं वो रहते हैं। नहीं समझ में आया? आप क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझिए। बताइए घर ए में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? एक्स तो पूर्णांक संख्या है। जेड मतलब पूर्णांक संख्या है। इंटीजर्स, एक्स तो पूर्णांक संख्या तो बहुत सारी होती है। उसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के पूर्णांक हल। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को आप हल करिए और जो इसके पूर्णांक हल निकले, इंटीजर्स सॉल्यूशन हो, वो समुच्चय घर ए में रहते हैं। तो आप क्या करिए, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसका आप पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3 आएगा। यानी घर ए में कौन रहता है? 2,3 रहते हैं। ये फाइनाइट सेट है। अतः समुच्चय ए परिमित समुच्चय है। क्या करेंगे फिर से बताइए, घर ए में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? एक्स तो इंटीजर है। क्योंकि इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, तो कौन से इंटीजर रहते हैं घर ए में? उसने कहा इसके जो पूर्णांकीय हल हैं इसको आप सॉल्व करिए और इसके जो इंटीजर्स आए सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने से एक्स की जो इंटीजर्स वैल्यू आए वो घर ए में रहते हैं। आपने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 3 आया। यानी घर ए में
2,3 रहते हैं। बताइए अब आइए, ये है तो ये परिमित समुच्चय है। आप कह देंगे कि मात्र 2 अवयव ही है उसमें, अतः परिमित समुच्चय है। अब आ जाइए, घर बी में कौन रहता? घर बी में नेचुरल क्या नाम से इंटीजर्स रहते। घर बी में कौन रहता? इंटीजर्स रहते। कौन से इंटीजर्स? एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। घर डी में इंटीजर्स रहते हैं। कौन से इंटीजर्स? जिनके स्क्वायर इवन हो। घर डी में कौन रहता है? एक्स कौन है? इंटीजर। इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। उसने कहा कि जिनके स्क्वायर इवन हो। बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता? 1, ये तो ऑड है। 2 का स्क्वायर क्या होता? तो घर 2 भी रहता और -2 भी रहता, 4 भी रहता और -4 भी रहता, क्योंकि देखिए आप इनके स्क्वायर करिए, इंटीजर है। घर बी में कौन रहते? एक्स कौन है? एक्स इंटीजर्स हैं। एक्स पूर्णांकीय संख्याएं। कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्या तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो कह रहा कि जिनके स्क्वायर इज इवन, जिनके स्क्वायर सम हैं वो रहते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर 4 होता, सम होता, और -2 का स्क्वायर, यहीं 2 भी रहता, -2 भी रहता, +-6 भी रहता, +-8 भी रहता, +- ठीक है, और +- आप 10 भी कर सकते और 0 भी कर सकते। आप 0 भी तो सम संख्या मानी जाती है। और ऐसे ऐसे आप डॉट कर दीजिए। ऐसे ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके इंटीजर्स जिनके स्क्वायर इवन नंबर हैं। ऐसे इंटीजर्स जिनके स्क्वायर इवन नंबर हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो ये अपरिमित संख्या, अपरिमित समुच्चय है। घर बी में कौन रहता? एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर्स? स्क्वायर इज इवन, जिनके स्क्वायर ऐसे इंटीजर रहते हैं। घर बी में ऐसे इंटीजर रहते हैं जिनके स्क्वायर सम हो। यानी 2 रहता, -2 के स्क्वायर करिए, इनका स्क्वायर करिए, इनके स्क्वायर करिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार घर डी में तो आप लोग कह सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय है, ये अपरिमित समुच्चय है। समझ में आया? ये अपरिमित समुच्चय है। तो आपने लिख दिया अतः, इसलिए समुच्चय बी अपरिमित समुच्चय है। अब आ जाइए, इसमें आ जाइए, घर सी में कौन रहता? एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स इंटीजर्स हैं। इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। घर सी में कौन रहता? एक्स रहते। एक्स कौन है? पूर्णांक संख्याएं। जेड माने पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन x² = 36 के हल। यानी घर डी में +6 रहता और -6 रहता। ये परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है ये। चलिए बताइए, घर डी में कौन रहता है? घर डी में एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स इंटीजर है। कौन से इंटीजर? जो -10 से बड़े होते हैं। बताइए, -10 से बड़े -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... घर डी में ये अनंत संख्याएं रहती हैं। अभी तो और है, तो आप ये कह सकते हैं कि अपरिमित समुच्चय है। तो आप क्या लगे? समुच्चय डी, अर्थात डी अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। डी अपरिमित समुच्चय है। अब आप
इन्हें उतार लीजिए। ये थोड़ा सा परिमित अपरिमित का पार्ट रह गया था, पिछले पार्ट से 6 में थोड़ा सा रह गया था, लगा कि बता दें, नहीं तो परिमित अपरिमित का तो हो गया था, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा और समझा दें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, उतार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है ये, विच ऑफ द, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। आप लोगों ने इक्वल सेट्स की डेफिनेशन सीखी थी। ऐसे समुच्चय मान लीजिए, यदि समुच्चय ए के पूरे अवयव बी में है और बी के पूरे अवयव ए में हैं, तो आप ऐसे सेट्स को इक्वल सेट कहते हैं। यदि समुच्चय ए और बी इक्वल सेट तब कहलाएंगे, ए और बी इक्वल सेट तब कहलाएंगे जब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हों और बी के एलिमेंट्स ए में हों। आइए बताइए, घर ए तो है, आपको सब पता, घर ए में ये रहता। घर सी देखिए, आपको बताया गया था यदि रिपीटेशन हो रहा हो तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। समुच्चय में कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिखा होना चाहिए, तो 1 2 3 ये 2 बार लिखा था ना, तो 1 बार लिख दिया। घर ए में कौन रहता? 1 2 3। घर सी में कौन रहता? 1 2 3। देखिए घर बी में कौन रहता है? घर बी में रियल नंबर रहते। कौन से रियल नंबर? जो इसके सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, इसका सॉल्यूशन यदि आप देखेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ रहा है। यानी घर बी में तो केवल 1 रहता, और घर सी में आप देखेंगे, आप इस घर सी में भी रियल नंबर रहते। कौन से रियल नंबर? जो इसके सॉल्यूशन है। आप x इक्वल टू 1 रखिए, इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे, 0 आ रहा, यानी 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा, यानी इसका एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 है। आप x इक्वल टू 2 रखिए तो भी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, x इक्वल टू 3 भी। आप या फिर ऐसा करिए, रिमाइंडर थ्योरम से, आप रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा, या x इक्वल टू 3 आएगा। या फिर आप ऐसा करिए, आपको तो ये देखना कि समुच्चय घर ए में कौन रहता? 1 2 3। घर सी में भी 1 2 3। तो आपको ये देखना क्या डी में भी 1 2 3 है, तो आप 3 रख के देखिए, ये 27 हो जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 9 54 प्लस 11 इंटू 3 33 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस प्लस के हो गए 60 और माइनस माइनस के 60 हो गए। यानी आप, हमारा कहने का मतलब ये है, x इक्वल टू 1 इसमें रखने पर 0 आ रहा, यानी x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 2 रखने पे भी 0 आ रहा, इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी इसका सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 3 रखने पे भी 0 आ रहा, इसका मतलब है x इक्वल टू 3 भी इसका सॉल्यूशन है। 1 2 3 बस, क्योंकि इसके 3 सॉल्व हो सकते हैं, तो इसके सॉल्व, यानी घर डी में कौन रहता? घर डी में रियल नंबर रहते हैं। कौन से रियल नंबर? जो इसके सॉल्यूशन हैं, अर्थात घर डी में भी 1 2 3 रहते हैं। बताइए, घर ए भी 1 2 3 है, घर सी भी 1 2 3 है, और घर डी भी 1 2 3 है। इसलिए आप लिख देंगे ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी। आप लिख सकते हैं समुच्चय ए, समुच्चय सी और समुच्चय डी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। बताइए इनमें से कौन सा सेट इक्वल सेट है? तो आपने कहा ए इक्वल टू 1 2 3, वी सी इक्वल टू 1 2 3 और डी इक्वल टू भी 1 2 3। इसका मतलब, और वी इक्वल टू 1 है। बताइए ए सी और डी इक्वल सेट है कि नहीं है? आप लिख देना ए सी और डी
समान समुच्चय हैं, इक्वल सेट हैं, आप इसे उतार लीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय इक्वल हैं। आप क्या करना, ए इक्वल टू 0 दिया था, घर ए में कौन रहता 0, बताइए। घर बी में कौन रहता, उसने कहा घर बी में x रहते, पता, घर बी में x रहते, कौन से x, जो 15 से बड़े हो, जिनमें घर बी में बे x रहते हैं, घर बी में वो x रहते हैं जो 15 से इज ग्रेटर हो और 5 से लेस हो। ऐसा कोई संख्या बनी है आज तक, बताइए कि 15 से इज ग्रेटर, ऐसी कोई दुनिया में कोई संख्या बनी है जो 15 से इज ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, यानी ये रिक्त समुच्चय है। यानी घर बी में रिक्त समुच्चय घर बी, या आप इसे कह सकते 5। घर सी में कौन रहता, घर सी में रहता x माइनस 5 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन रहता। x माइनस 5 इक्वल टू x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। घर सी में 5 रहता। घर डी में कौन रहता, x स्क्वायर इक्वल टू 25 के सॉल्यूशन रहते, यानी घर डी में रहता +5 -5। घर ए में 0 रहता, घर बी रिक्त समुच्चय है, घर सी में कौन रहता, इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 5, घर डी में इसके सॉल्यूशन रहते, और घर ई में कौन रहता, देखिए घर ई में रहते x कौन है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। उसने कहा कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसके जो इसके सॉल्यूशन करिए, और जो इसके पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो घर ई में रहते हैं। उसने क्या कहा, घर ई में कौन रहता, x कौन है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, धनात्मक पूर्णांक मूल रहता, जो किसका, ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का आप इसके फैक्टर करिए, आप इसके फैक्टर करिए, और x इक्वल टू 3 निकलेगा, x इक्वल टू 5 निकलेगा, और x इक्वल टू 3 निकलेगा, -3। तो उसने ये क्या, घर ई में कौन रहता, घर ई में इसके जो पॉजिटिव इंटीजर रूट्स है ना वो रहते, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इस घर में कौन रहता, घर ई में कौन रहता, इसके जो पॉजिटिव सॉल्यूशन हो, पॉजिटिव रूट्स हो, रूट माने मूल, x की वैल्यू को आप रूट्स कहते हैं, जो x की वैल्यू रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या हैं, 5 और -3, तो पॉजिटिव रूट्स रहते, यानी घर ई में 5 रहता है। बताइए, आपने देखा कि घर सी जो सेट सी है और सेट ई है, इनके देखिए आपके एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो आपने कहेंगे इसलिए C इक्वल टू ई, अर्थात C तथा E इक्वल सेट हैं, समान समुच्चय हैं, समान समुच्चय है। देखिए कुल मिला के आपको सबसे पहले घर ए तो साफ साफ था, और घर बी में भी 5 हो गया था, घर सी में भी 5 जो हो गया 5 हो गया था, घर डी में इसके सॉल्यूशन रहते, और घर ई में पता, घर ई में इसके पॉजिटिव रूट्स रहते। इसका जो पॉजिटिव x की जो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, आप इसके फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए, और x की वैल्यू जो पॉजिटिव निकलेगी ना वो रहते।
एक्स, घर ई में एक्स रहता है। एक्स कौन है? एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मूल रहता है। आप इसको सॉल्व करिए तो धनात्मक पूर्णांक मूल 5 आ रहा, तो घर ई में 5 रहता। घर सी में कौन रहता? 5, और घर ई में तो ये देखिए दोनों की सी और ई दोनों आपके समान समुच्चय हैं। इसे भी आप उतार लीजिए। देखिए आर द क्वेश्चन है, आर द पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। देखिए आपको एक पेयर ये दिया, ए दिया, बी दिया, एक पेयर दे दिया, और एक पेयर आपको ये दे दिया। उसने पूछा क्या ये आर द पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, कि जो आपको ए सेट दिया और बी सेट दिया क्या ये इक्वल हैं? तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू है 2,3। घर ए में कौन रहता? आपने घर ए में रहते हैं 2,3, और घर बी में कौन रहता? घर बी में रहता एक्स। एक्स कौन है? एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसके सॉल्यूशन रहते हैं। यानी घर बी में रहते हैं -2, -3। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू आएगा -3 और x इक्वल टू आएगा -2। घर ए में कौन रहता? 2,3, और घर बी में कौन रहता पता? इसके सॉल्यूशन रहते हैं, इसके सॉल्यूशन रहते हैं। हमने इसके सॉल्यूशन निकाले तो -2 और -3 निकले, इसलिए ए इक्वल नॉट बी। उसने पूछा आर द पेयर ऑफ सेट्स, एक सेट ये दिया, एक सेट ये दिया। सबसे पहले हमने इसको तो रोस्टर फॉर्म में था, सूची विधि में था, ये तो पहले से सूची विधि से, इसको हमने सूची विधि से निकाल लिया। बताइए घर बी में कौन रहता? इसके सॉल्यूशन रहते हैं, -2 -3 रहते हैं। घर ए में कौन रहता? 2 3। क्या ए और बी इक्वल है? लो आंसर हो गया कि ए और बी इक्वल नहीं है। चलिए आपने देख लिया कि पहला वाला जो सेट दिया है ये इक्वल सेट नहीं है। अब दूसरा सेट देखिए, घर ए में कौन रहता? घर ए में एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए AWOLF। लो ये है। घर ए में कौन रहता? इस वोल्फ शब्द के अक्षरों का समुच्चय। चूंकि इसमें कुछ पुनरावृत्ति है ही नहीं तो वोल्फ का वोल्फ ही आ जाएगा। घर बी में कौन रहता? घर बी में एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो शब्द के अक्षरों का समुच्चय। फॉलो शब्द के अक्षरों का समुच्चय होगा, देखिए W एक बार है, O 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, L 2 बार है तो एक बार, और F। देखिए समुच्चय A के अवयव और समुच्चय B के अवयव इक्वल हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं A और B इक्वल सेट है। उसने पूछा आर द पेयर ऑफ सेट इक्वल, क्या? देखिए आपको एक पहला सेट ये दिया था, ये सेट ए दिया था और ये सेट बी दिया था। सेट ए तो आपने देखा रोस्टर फॉर्म में है ही, सेट बी को आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। सेट बी में क्या लिखा? घर बी में कौन रहता? घर बी में एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। हमने इसके सॉल्यूशन निकाले फैक्टर करके तो -2 -3 आया। घर ए में 2,3 रहते, घर बी में -2, -3 रहते।
तो हम कह देंगे ए इक्वल नॉट बी। आप देख सकते हैं ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल सेट नहीं है। ये रीज़न हो गया। अब बताइए, अब सेकंड पेयर देखिए, पहले एक पेयर ये दिया था, अब एक पेयर ये दिया। घर ए में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड, यानी वोल्फ शब्द का एक अक्षर है। वोल्फ शब्द के अक्षरों का समुच्चय, वोल्फ शब्द के अक्षरों का समुच्चय। चूंकि इसमें कुछ पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही है, तो W, O, ए, आपको पता है ना समुच्चय के अवयवों को आप कॉमा लगा के लिखते हैं, आपको पता है ना। तो W, O, L, F। अब बताइए घर बी में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, यानी फॉलो शब्द के अक्षरों का समुच्चय। फॉलो शब्द के अक्षरों का समुच्चय W एक बार, O एक बार, L एक बार, देखिए दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? ए इक्वल टू बी आ जाएगा। अतः जो सेकंड पेयर है वो आप कह सकते हैं सेकंड पेयर आपका इक्वल सेट है और फर्स्ट पेयर आपका इक्वल सेट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आप ये इतना उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स कैटरैक्ट, इस अक्षर जो कैटरैक्ट है ना, इस अक्षर इस शब्द दिया है, इसकी अक्षरों का समुच्चय, एंड द सेट ऑफ TRACT आर इक्वल। बताइए, उसने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए कि कैटरैक्ट शब्द के अक्षरों का समुच्चय। हमने मान लिया कि माना कैटरैक्ट शब्द के अक्षरों का समुच्चय ए है, CATR, बस C 2 बार है, 1 बार लिखा, A 3 बार है, 1 बार लिखा, T 2 बार है, ठीक है। अब B क्या है? B है इस शब्द के अक्षर का समुच्चय, तो TRAC। यहां देखिए, अब इनको क्रम में लिख, क्रम का कोई महत्व नहीं होता, आपको पता रहे। इसको आप ऐसा भी लिख सकते, CATR, C, A, T, R, ये आ गया। लो, तो आपने देखा कि A और B, इसलिए A इक्वल टू बी। आपने देखा समुच्चय A के अवयव और समुच्चय B के अवयव समान हैं, इसलिए आप लिखेंगे A इक्वल टू बी। सो दैट माने सिद्ध करके दिखाइए, द सेट ऑफ लेटर कैटरैक्ट, कैटरैक्ट शब्द के अक्षर का समुच्चय और ट्रैक्ट शब्द के अक्षरों का समुच्चय इक्वल है। बताइए, कैटरैक्ट शब्द के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होगी, C 1 बार, A 1 बार, T 1 बार, R 1 बार। अब हमने मान लिया कि माना कैटरैक्ट शब्द के अक्षरों का समुच्चय A है और ट्रैक्ट शब्द के अक्षरों का समुच्चय B है, इसे आप A और B, ठीक है। आपने देखा कि A और B इक्वल है, इक्वल सेट है, ठीक है। उतार लीजिए। देखिए, उप समुच्चय की परिभाषा है आपकी उप समुच्चय। अभी आप लोग इक्वल सेट पढ़ रहे थे, सम समुच्चय पढ़ रहे थे। अब आपको सब सेट उप समुच्चय। देखिए, यदि एक समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 1 2 3 4 है, यदि समुच्चय A के A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में है, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। देखिए, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो उसे ऐसे पढ़ते, ए सबसेट इक्वल बी। यदि समुच्चय ए का समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट बी पढ़ते हैं, ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। देखिए फिर से परिभाषा, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट बी पढ़ते हैं। यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, यदि ए बी का मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए 5, बताइए तो क्या अब ए के पूरे अवयव बी में है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे अब ए इक्वल टू 1 2 5 है, बी इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो क्या अब ए के पूरे अवयव बी में हैं? नहीं है ना। तो आप ए इसको पढ़ेंगे, ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। हमने अभी आपको बोला ए इक्वल टू 1 2 3 और v इक्वल टू हो 1 2 3 4। देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव है ना, देखिए बी में है, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट बी पढ़ते हैं। यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसे ए सबसेट नहीं बी पढ़ते हैं। ए सबसेट नहीं है बी का, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का पढ़ा जाता है। ठीक है। लेट ए एंड बी टू सेट्स if every element of A is an element of V, if every element of A is an element of V, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी है, ठीक है। if A सब, ठीक है, let A and B two sets, if every element of A is an element of B, if A is a subset of B, आपने परिभाषा इसकी डेफिनेशन पूरी लिखी है, हाँ ठीक है। then A is called, तो लिखना था आपको, then A is called the subset of बी, पूरी नहीं लिखी है आपने, सबसेट ऑफ बी। यदि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यदि समुच्चय ए का अवयव प्रत्येक अवयव बी का भी है, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। इफ A is subset of B, we write A subset B. If A is not subset B, we write A subset A not subset B. आप ये समझ गए होंगे। तो पहले आप ये डेफिनेशन उतार लीजिए।
देखिए आप लोग समझ गए होंगे, ए जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 और वी इक्वल टू 1 2 3 4, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय ए का अगर हम आपसे पूछें, मान लीजिए हमने एक सेट दिया आपको 1 2, बताइए इसके उपसमुच्चय लिखिए। ध्यान रखना 5 जो रिक्त समुच्चय है ना, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय और स्वयं समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय है ना ये, ठीक है ना, और स्वयं समुच्चय 1 2, ये तो सबसेट होंगे ही। इसके अलावा 1 और 2 ये सबसेट है। यदि कोई सेट ए इक्वल टू 1 2 है तो इसके सबसेट ये होंगे 5 1 2 1 2। यदि कोई सेट 1 2 3 है और इसके सबसेट पूछे जाएं, तब क्या करेंगे 5, आपको पता 5 तो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। 5 तो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है ना। 5 1 2 3। देखिए यदि कोई सेट 1 2 3 है, यदि कोई समुच्चय एक इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे 5 कंपलसरी होता है। 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। नल सेट, वॉइड सेट, ये तो समझ लिए ये किसी भी सेट का सबसेट होगा। 1 2 2 3 3 1 1 2 3 जो सेट होता है खुद 5 1 2 ये सबसेट है। यदि कोई समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 है तो उसके सबसेट होंगे 5 कंपलसरी और स्वयं समुच्चय भी। जो समुच्चय होता है ना, ये स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय है ना, वो अपने आप का उपसमुच्चय 1 2 3 का उपसमुच्चय 1 2 3 भी होगा, 5 भी होगा। 1 2 3 और 5 तो कंपलसरी हैं। फिर 1 मंझले कोष्ठक में 2 मंझले कोष्ठक में 3, फिर 1 2 2 3 3 1, फिर 1 2 3। ये हैं ए इक्वल टू 1 2 3। यदि किसी समुच्चय में देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये कहलाया कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे घात 3 8 होगी। गिन के दिखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि किसी समुच्चय में एलिमेंट्स की नंबर 2 है, अवयवों की संख्या 2 है, तो जो सबसेट है उनकी संख्या 2 टू द पावर 2 यानी 4 होगी। बताइए यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 4 है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 4 है, तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 4 यानी 16 होगी। तो 16 उपसमुच्चय बनेंगे। यदि कोई समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 है तो उसके जो सबसेट हैं उपसमुच्चय हैं 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 बनेंगे। उपसमुच्चय ये बनेंगे, इसके सब सेट उपसमुच्चय ये कहलाते हैं। देखिए आप
5 ही उप समुच्चय होता है। बताइए इस समुच्चय के उप समुच्चय क्या क्या है? 5 ही है, और स्वयं समुच्चय भी उप समुच्चय होता है। स्वयं समुच्चय भी उप समुच्चय होगा। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे ना उप समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तो उप समुच्चयों की संख्या सबसेट्स के नंबर 2 की पावर 3 होगी, यानी 8 होंगे। गिन लीजिए, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 4 है, बताइए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4 यानी 16 होगी। यदि किसी समुच्चयों में अवयवों की संख्या 5 है, यदि किसी समुच्चय में 5 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स की नंबर 2 की पावर 5 यानी 32 होगी। ठीक है, तो आप इन्हें उतार लीजिए, ये सबसेट की परिभाषा है। इनको हम अगले पार्ट में उप समुच्चय आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। उतार लीजिए। पार्ट 7 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। जो भी आपको कुछ बचा होगा, उप समुच्चय हमने शुरुआत की थी, लेकिन उप समुच्चय का एंड बहुत अच्छी तरह से अगले पार्ट में करेंगे।